दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CHSL मेंस या CGL मेंस दोनों के लिहाज से। ये टॉपिक हमारा प्री में नहीं पूछा जाता है, बस मेंस में पूछा जाता है और डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी में मिक्स करके पूछा जाता है। अभी तक जो दो मेंस हुए अपने 2022 मेंस और 2023 मेंस, उसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से सवाल आए हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं आए हैं, लेकिन आगे आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी में तो इसका यूज़ होता ही है, इसलिए हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ना ही होता है, उसका बेसिक टॉपिक है। तो इसमें अपन आज जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे कवर किए हैं, और जो यूपीएससी सी सेट में पूछे, बाकी अदर एग्जाम में पूछे, उन क्वेश्चन को संग्रहित करके अपन ने इस पीडीएफ में डाला है। और सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, सारे कंसेप्ट वाइज पहले जानेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद अपन सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है सीजीएल मेंस के लिए है और सीएचएसएल मेंस के लिए, प्री में ये टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इसका, देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो होगा फैक्टोरियल, उसके बाद अपन जानेंगे इसका प्रिंसिपल। ठीक है, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा n फैक्टोरियल, अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, n से गुणा करते करते इसकी हर एक नंबर को n-1 फिर n-2 डैश 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 करके एक तक लेके गुणा करने को ही क्या कहा जाता है, n फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल के पीछे जितनी भी संख्या है, जैसे 5 के पीछे 4, उसके पीछे फिर से 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, एक एक कम करते जाना है और कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। इसे ही मैंने कहा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास में, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसे 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास में। आपको डायरेक्टली 1 से लेके 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद रखनी है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2 से लेके 1 तक जाना है, मतलब 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 से लेके 2 फिर 1, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा अपने पास में, 24। उसके बाद 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को अपन ने क्या लिख दिया था, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही इस यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते थे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 को क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी है, 120, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 720 आ जाएगा। उसके बाद 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 720, इसकी वैल्यू आएगी 5040। उसके बाद आखिरी है अपने 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 720, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 40,320। कितनी आ जाएगी, 40,320। ठीक है, सही आ रही है, 8 दूना 16, सॉरी 5040 है ना यार। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तो अपने पास में कितनी थी, 8 इंटू 5040, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास में 40,320। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू निकाल ली, जैसे 9 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, तो 9 इंटू कितना कर देंगे अपन, 8 फैक्टोरियल, मतलब पीछे वाली वैल्यू। या फिर इसी को ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लो ये क्या था मेरे पास में, 7 इंटू 720, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। या फिर मैं इसे ऐसे लिख देता 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, कैसे भी अपन लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि इफ अन इवेंट ए कैन बी डन इन एम वेज, मतलब कोई भी इवेंट है अपन ने उसको एम वेज में किया, कोई काम है उसको एम वेज में किया है, एक सेकंड काम है उसको अपन ने एन वेज में किया है, और उसने बोला है कि या तो ए काम होना चाहिए या बी काम होना चाहिए, या तो ए काम होना चाहिए और लगा दिए, या बी काम होना चाहिए, तो दोनों ही कामों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर उसने कहा है ए एंड बी, सेंस क्या दिया है, ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एम इंटू एन। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में 3 शर्ट और 3 टी शर्ट है, ठीक है,
3 शर्ट और 3 टी शर्ट है और मुझे कहीं पार्टी में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो शर्ट पहनूंगा या फिर क्या पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा। तो मेरे पास में इस काम को करने के कितने तरीके हो गए, और वाली सेंस आ गई, 3 शर्ट पहनूंगा या फिर 3 टी शर्ट। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं शर्ट के साथ टी शर्ट भी पहन लूंगा, या तो 3 शर्ट पहनूंगा या 3 टी शर्ट पहनूंगा। तो मतलब मेरे पास में इस काम को करने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। अब मैंने कहा आपसे कि मेरे पास में 3 शर्ट है और 3 जीन्स है, 3 शर्ट है और 3 जीन्स है। अब मुझे शर्ट भी पहनना पड़ेगा और जीन्स भी पहनना पड़ेगा। अब आप इमेजिन मत करना कि कोई व्यक्ति शर्ट या जीन्स दोनों में से एक चीज पहनकर पार्टी में चला गया, कैसा लगेगा, अजीब सा नहीं लगेगा। तो मेरे पास में क्या होगा, या तो मैं 3 शर्ट पहनूंगा तो ये 3 शर्ट की जैसे कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा S1 S2 और S3, और जीन्स 1 जीन्स 2 और जीन्स 3 है। मतलब इस शर्ट 1 को मैं इस जीन्स के साथ भी पहन सकता हूँ, इसके साथ भी, इसके साथ भी पहन सकता हूँ, और इस शर्ट 2 को इस वाली जीन्स के साथ भी पहन सकता हूँ, इसके साथ भी पहन सकता हूँ, इसके साथ भी पहन सकता हूँ। ऐसे ही शर्ट 3 को भी अपन पहन सकते हैं। मतलब टोटल वेज कितने हो जाएंगे यहाँ से, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। या फिर ऐसे जोड़ लो, इसको भी 3 तरीके से पहना शर्ट को इन 3 जीन्स के साथ, इसको भी 3 तरीके से, इसको भी 3 तरीके से, मतलब 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट याद रखो, एंड वाली सेंस में गुणा करेंगे और वाली सेंस में जोड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक तो आपको फैक्टोरियल याद रखना है, दूसरा कब जोड़ना है और कब घटाना है। जब और वाली सेंस आएगी तब अपन जोड़ेंगे, जब गुणा वाली सेंस आएगी तब जो एंड वाली सेंस आएगी तब अपन गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। पूरा बेसिक वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस पे लेके जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, एक व्यक्ति के पास 3 शर्ट और 4 टी शर्ट है, वह कितने तरीकों से एक शर्ट या एक टी शर्ट पहन सकते हैं। अभी बताया था कि 3 शर्ट पहना है और क्या है, 4 टी शर्ट है। तो या तो मैं शर्ट पहनूंगा या टी शर्ट पहनूंगा, तो दोनों को करने का तरीका मतलब और वाली सेंस आ गई, तो 3 + 4 हो जाएगा मेरे पास में कितना, 7। तो इस काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, 7 तरीके से। या तो मैं 3 शर्ट पहनूंगा, 3 मतलब 3 बार, और 4 टी शर्ट मतलब उसको भी 4 बार। एक साथ तो पहनेंगे नहीं, 2 शर्ट एक साथ नहीं पहनेंगे ना, तो दो टी शर्ट एक साथ पहनेंगे, ना ही शर्ट और टी शर्ट एक साथ पहन सकते हैं। मतलब और वाली सेंस आ रही है अभी। आगे देखो, शहर ए से शहर बी तक 4 सड़कें बना लेते हैं। शहर ए से बी तक कितने मार्ग से जा सकते हैं अपन, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद आगे का क्या कहा उसने, शहर बी से शहर सी तक 5 सड़कें हैं। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब सी को, बी से सी तक अपन 5 तरीकों से जा सकते हैं, ए से बी तक 4 तरीकों से जा सकते हैं। उसने क्या कहा, एक व्यक्ति शहर ए से शहर सी होते हुए शहर बी कितने तरीकों से जा सकता है। ये कुछ एक तरीका है, इसको ऐसा करो भी, शहर ए से शहर सी तक कितने तरीकों से जा सकता है। ठीक है, ये कुछ और प्रश्न हो जाएगा फिर। क्या कहा मैंने, शहर सी कितने तरीकों से जा सकता है, कितने तरीकों से जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में चेंज कर लेंगे, हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। वाई हटा दो ये। ठीक है, ए से हम कहाँ जा रहे हैं, सी जा रहे हैं। तो अगर मुझे ए से सी जाना है तो ए से बी तो जाना ही पड़ेगा। अब ए से बी जाने के कितने तरीके, 4 तरीके। उसके बाद फिर मुझे बी पहुंचने के बाद बी से सी जाना पड़ेगा, और बी से सी जाने के कितने तरीके, 5 तरीके। मतलब यहाँ पे ऑन एंड वाली सेंस आ रही कि नहीं आ रही, कि मुझे ए से बी भी जाना पड़ रहा है और बी से सी भी जाना पड़ रहा है ए से सी तक जाने में। मतलब एंड वाली सेंस से तो क्या कर दूंगा मैं, 4 × 5, मतलब मैं ए से सी 20 तरीकों से जा सकता हूँ। अगर इसे ऐसे समझे, जैसे मैंने ए वाला रास्ता पकड़ा, तो मैं इस वाले रास्ते को चुन के अब यहाँ से 5 तरीकों से और जा सकता हूँ। इस वाले रास्ते के साथ में 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब मैंने अगर ये सेकंड वाला रास्ता चुना, तो इसके साथ फिर से मैं 5 तरीके से जा सकता हूँ, इसके साथ फिर से मैं 5 तरीके से जा सकता हूँ, इसके साथ फिर से 5 तरीके से जा सकता हूँ। मतलब 5 मुझे कितने, 4 रास्ते मुझे 5 बार तय करने पड़ रहे हैं, तो 4 × 5 डायरेक्ट 20 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। या फिर इसको ऐसे समझो कि डायरेक्ट एंड वाली सेंस है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 20 आ जाएगा, और 20 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगले सवाल पे। अब ये देखो, शहर ए से शहर बी तक 4 सड़कें। फिर से अपन ने
शहर ए से बी तक कितनी सड़कें बनाई? 4। उसके बाद आगे क्या बोला है? शहर बी से शहर सी तक 5 सड़कें हैं। शहर बी से शहर सी तक 5 सड़कें, तो ये 5 सड़कें अपन ने बना ली। एक व्यक्ति शहर बी से कितने तरीकों से बाहर जा सकता है? अब बाहर जाने का मतलब क्या है कि वो बी से सी भी जा सकता है, बी से ए भी जा सकता है। बाहर जाने का स्पेसिफिक मतलब तो ये नहीं कि हम बी से सी जाएंगे, बी से ए जाएंगे। तो अगर वो बी से सी जाएगा मतलब 5 तरीके यहाँ हैं, या फिर वो क्या करेगा कि बी से ए चला जाएगा, तो 4 तरीके यहाँ हैं। और वाली सेंस आ रही है ना, या तो वो सी जाएगा या फिर कहाँ जाएगा? ए जाएगा उसे बाहर जाने के लिए। मतलब टोटल अपने पास में कितने वेज हो जाएंगे? 4 + 5, 9 तरीकों से वो बी से बाहर जा सकता है। तो 9 हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा? कब और लग रहा है, कब एंड हो रहा है? जब और जुड़ेगा कब? जब और वाली सेंस है, और एंड लगेगा तो क्या होगा मेरे पास में? मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, कुछ और सवाल करेंगे इस पे अपन। ये सवाल ट्राई करो, ये करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो क्या बोला है उसने कि पिकनिक के लिए पैकिंग करते समय मोहन ने 2 जोड़े जूते लिख रखे। तो 2 जोड़े उसने जूते रख लिए। उसके बाद 3 शर्ट रखा उसने। उसके बाद 3 टी-शर्ट। उसके बाद 4 पतलून रखा। और क्या रखा है? 2 जैकेट। और क्या रख लिया उसने? 2 जैकेट रखा। ठीक है, अब उसने क्या बोला? पोशाक को एक ऊपरी वस्त्र यानी या तो वो एक टी शर्ट पहनेगा या फिर शर्ट बनेगा। तो मेरे पास में टी शर्ट कितने हैं? 3 है। और शर्ट कितने हैं? वो भी 3 है। तो मैं 3 शर्ट या 3 टी शर्ट दोनों में से कोई एक चीज ही पहनूंगा। मतलब इन कामों को करने के मेरे पास में कितने तरीके हो गए? 6 तरीके। या तो मैं 3 शर्ट में से कुछ पहनूंगा या फिर 3 टी शर्ट में से कुछ पहनूंगा। यह वाली सेंस आई, मतलब 6 चीजें मेरे पास पहनने के लिए, 6 में से एक ही पहनूंगा। मेरे पास इस काम को करने के कितने तरीके हुए? 6 वेज हुए। उसके बाद आगे क्या बोला उसने? एक पतलून पहनेगा। अब 4 में से एक पतलून पहनने का मतलब क्या है? इंटू वाला आएगा। अब जैसे मेरी बात सुनो, उसने शर्ट और टी शर्ट में से कोई एक चीज चूज कर ली, ठीक है, उसको हटा दिया साइड में। उसके बाद क्या करेगा? वो पतलून, ऐसा तो है ही नहीं कि शर्ट पहन के चला जाएगा। क्या तो मैं शर्ट पहन लूंगा या पतलून पहन लूंगा? पतलून भी उसे साथ में पहननी पड़ेगी कि नहीं पहननी पड़ेगी? कंप्लीट ड्रेस पहन रहा है तो इंटू वाली सेंस आ रही है, मतलब और लग रहा है। यहाँ तो शर्ट या टी शर्ट के बाद में मेरे पास में पतलून भी पहन रहा हूँ, मतलब इंटू। मेरे पास ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे पतलून के? 4 है। उसके बाद आगे देखो, जूते की एक जोड़ी और एक जैकेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक जोड़ी जूते, हमारे पास कितने जोड़ी जूते थे? 2 जोड़ी। तो 2 में से मैं एक पहन सकता हूँ। उसके बाद में जैकेट कितने थे? 2 थे। इंटू कितना हो जाएगा? 2। तो 6 चौक 24, दूनी 48, दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास में? 96। तो मेरे पास में 96 इस सवाल का उत्तर होगा। आंसर नहीं है। अच्छा, अपने पास में जो टी शर्ट है वो 2 है, 2 टी शर्ट थी। तब यहाँ पे 3 शर्ट और 2 टी शर्ट में से मैं 5 में से एक को पहनूंगा। उसके बाद 4 में से, और ये 2 और ये 2, 5 चौको 20 दूनी 40 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास में? 80 आ जाएगा। तो 80 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगर 3 टी शर्ट होती तो 96 आ जाता। मैं फिर से समझा रहा हूँ इस सवाल को। क्या था अपने पास में? 2 जोड़ी जूते थे, 3 शर्ट थे, 2 टी शर्ट थे, 4 पतलून थे। मुझे क्या पहनना है? देखो, या तो एक शर्ट या एक टी शर्ट पहनूंगा, ठीक है, एक शर्ट या एक टी शर्ट पहनूंगा, उसके साथ एक पतलून पहनूंगा। इंटू होगा ना, उसके साथ पहन रहे, मतलब एंड चल रहा है। एक पतलून पहनेंगे, उसके बाद जूते की एक जोड़ी पहनेंगे, उसके बाद एक जैकेट पहनेंगे। ये सब मिला के एक कंप्लीट ड्रेस बन रही है। मतलब इनके बीच तो एंड वाला सेंस है। इनके बीच क्या है मेरे पास में? एंड वाला सेंस। पीछे चला गया। इनके साथ मेरे पास में क्या है? एंड वाला सेंस है। और मेरे पास में 3 शर्ट 2 टी शर्ट है। अब इन दोनों के पास और वाला सेंस लगेगा। क्यों लगेगा? क्या तो मैं शर्ट पहनूंगा या फिर टी शर्ट पहनूंगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। लाल, पीले और नीले रंग में से एक या सभी रंगों का उपयोग करके 5 खड़ी पट्टियों वाला झंडा कितने तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है? जैसे ये मेरे पास में झंडा है, ठीक है, और इसमें कितनी पट्टियां हैं? 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। ठीक है, यदि लाल रंग दोनों बाहर की पट्टियों पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन पट्टियों पर केवल रेड ही रंग यूज किया जाएगा। मेरे पास में कितने रंग है? 3 रंग है। कौन कौन से? रेड, येलो और ब्लू। लेकिन उसने कंडीशन क्या दी है कि मैं इन दोनों पट्टियों पे केवल कौन सा रंग यूज करूंगा? रेड रंग।
अब इन बची हुई 3 पट्टियों में से इन तीनों में से कोई भी रंग यूज किया जा सकता है। जैसे इस पट्टी पे भी रेड यूज कर सकते हैं, पीला यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू यूज कर सकते हैं। मतलब मैं इस पट्टी को 3 रंग से भर सकता हूँ, 3 में से कोई और एक। उसके बाद इस वाली पट्टी को भी मैं 3 में से किसी एक रंग से भर सकता हूँ और इस पट्टी को भी 3 में से एक रंग से भर सकता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं केवल एक पट्टी भर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे और वाली सेंस आएगी, यहाँ पे तो एंड वाली सेंस आएगी ना, मतलब पूरा का पूरा पट्टी भरना है। मतलब इसको मैं एक ही तरीके से भर सकता हूँ केवल रेड से। इस वाली पट्टी को मैंने 3 रंग से भर सकता हूँ, इस वाली को 3 से, इस वाली को भी 3 से और इस वाली को 1 से। तो टोटल गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में 27। मतलब टोटल वेज कितने इसके 27। क्लियर? चले आगे। ये देखो 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। पहले देखो रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने 2 3 5 और 4 इन संख्या को उपयोग करके 4 अंकों की संख्या बनानी है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब क्या है कि मैं तो संख्या या तो 2254 बना सकता हूँ, 2 2 3 4 ऐसे बना सकता हूँ, या फिर 2 2 2 बना सकता हूँ, 5 5 5 बना सकता हूँ, 4 4 4 4 ऐसे कुछ भी रिपीटेशन अलाउड होने पर ऐसी कुछ भी संख्या बनाई जा सकती है। लेकिन उसने कहा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसी संख्या नहीं बना सकता, फिर मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी कि 2354 4235 5234 ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी। मतलब कोई भी एक भी संख्या हमारे पास में रिपीट नहीं होनी चाहिए, ना तो पहले ना बाद में ना कहीं भी। रिपीटेशन होना ही नहीं चाहिए। कोई भी संख्या ना तो 2 ना ही 3 ना ही 4 कितनी भी बार दोहराई नहीं जा सकती, केवल एक बार उसका उपयोग किया जाएगा, उसके बाद उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे तो रिपीटेशन हमारे पास में अलाउड है। तो जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो उसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे मुझे कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है, तो अपन 4 डब्बे बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है? और हमारे पास कितने डिजिट्स है? डिजिट देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है और हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। मतलब इस वाले कॉलम में भी कुछ संख्या आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। अब देखो मेरे पास में 5 डिजिट है। कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। तो 5 में से मैं 5 ही डिजिट यहाँ ले सकता हूँ पहले डब्बे में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? उसके बाद अगले डिब्बे में भी मैं 5 में से कुछ भी संख्या ले सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन हमारे पास में अलाउड है। तो यहाँ भी मैं 5 में से कुछ भी संख्या ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ 5 में से कुछ भी, और यहाँ भी। जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो कोई भी संख्या कहीं भी ली जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास 5 डिजिट था, तो मतलब 5 में से मैं 5 ही संख्या हर एक डब्बे में भर सकता हूँ। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 5 × 5 × 5। टोटल कितना वेज होगा? 625। मतलब इन संख्याओं को उपयोग करके मैं 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकता हूँ? 625 संख्याएं बनाई जा सकती। क्लियर? इस पे चलते हैं। अब देखो इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है और वही सेम डिजिट है, 4 अंकों की संख्या है। तो मैंने फिर से क्या किया, एक डब्बा बनाया, 4 अंकों की मुझे संख्या बनानी है, तो 4 डब्बे हमने बना लिए। अब देखो हमारे पास फिर से डिजिट कितनी है? 5 डिजिट है। मतलब इस वाले बॉक्स में तो मैं 5 डिजिट ले सकता हूँ, 5 में से कुछ भी ले लिया मैंने। ठीक है? 5 में से कुछ भी ले लिया। अब ये नहीं है कि आप फर्स्ट वाले डब्बे में ही 5 डिजिट भरो, कहीं भी कुछ भी भर सकते हो। अपन शुरू से शुरू कर रहे हैं। ठीक है? अगर मैंने 5 डिजिट यहाँ ले ली, तो 5 में से कुछ भी मैंने ले लिया, मान लो कुछ भी संख्या ली, तो 1 डिजिट तो यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? अगर 1 डिजिट आ गई तो कितनी संख्या और बची मेरे पास में? 5 में से यहाँ 1 ले ली तो 4 बचेगी। तो मैं यहाँ पे कितनी डिजिट और ले सकता हूँ? 4 डिजिट। हमारे पास में 5 डिजिट थी, 1 डिजिट मैंने यहाँ भर ली, 1 डिजिट यहाँ भर ली। ये 5 का मतलब ये नहीं है ये वाला 5, यहाँ डिजिट है, ये टोटल संख्या थी ना, n मान लो इसे। n में से मैंने, n की वैल्यू 5 थी, तो मेरे 5 में से यहाँ 5 ले ली। अब टोटल संख्या में से मेरे पास में एक संख्या यहाँ ले ली मैंने, तो बची कितनी? 4। तो इस डब्बे को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? 4 तरीके से भर सकता हूँ। जैसे मैं बता ही देता हूँ, 1 2 3 4 5। इन 5 संख्या में से मैं कुछ भी यहाँ ले सकता हूँ, मेरे पास 5 वेज है। अब मैंने मान लिया कि इस डब्बे में मैंने 1 ले लिया, तो इस 1 को मैं नहीं ले सकता। तो इस वाले डब्बे को भरने के कितने तरीके हो गए मेरे पास में? 2 3 4 5। मतलब कितने तरीके हो गए? 4 तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ। मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अब ये मेरे पास में कितने तरीके बचे? केवल 3
4 5, यहाँ पे कितने तरीके 3, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, अब मेरे पास में 4 5 बचे, इसको भरने के कितने तरीके 2 तरीके, तो मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 5 4 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, 5 20 या 60 दोनों कितना आ जाएगा मेरे पास में 120। तो 120 तरीके से हम संख्या बना सकते हैं, 120 संख्या बना सकते हैं इन डिजिट्स का उपयोग करके जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो अगला सवाल, ये आप खुद कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। सवाल क्या दिया है, 0 1 2 3 4 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, हमें क्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो ये मैंने बनाई 4 डब्बे 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैं कितनी संख्याएं ले सकता हूँ, मेरे पास में कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो क्या हम 4 डिजिट यहाँ पे 5 डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 डिजिट ले सकता हूँ, यहाँ भी 5 ले सकता हूँ, यहाँ भी 5 ले सकता हूँ, यहाँ भी 5 ले सकता हूँ, 625 आ जाएगा, आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 इनमें से कुछ भी संख्या ली, अगर मैं इन चारों में से कुछ भी संख्या लूंगा तो मेरे पास में 4 अंकों की संख्या बनेगी। लेकिन मैंने आगे 0 लगा दिया तो ये 4 अंकों की कहाँ रही है, तो 3 अंकों की बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, मतलब मैं 0 यहाँ पे नहीं ले सकता। मतलब इस वाले डब्बे को भरने का मेरे पास में कितना तरीका, केवल 4 तरीके हैं। उसके बाद आप 0 को आगे पीछे लगा सकते हो, यहाँ पे बीच में लगा सकते हो, पीछे लगा सकते हो, आगे नहीं लगा सकते। तो इस वाले डब्बे को भरने के केवल 4 तरीके थे, बाकी तीनों को 5 तरीके से अपन भर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 125 चौक 500, 500 तरीके से अपन संख्या बना सकते हैं या 500 संख्या बना सकते हैं। ठीक, तो जब 0 आ जाए तो ध्यान रखना है 0 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं हो सकती। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, 0 1 2 3 4 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, रिपीटेशन अलाउड था, अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, बना लेते हैं भाई, फिर से अपन ने बनाया 4 डब्बा 1 2 3 4। अब इस वाले को 0 1 2 3 4, ये वाली संख्या अपने पास 5 डिजिट है, लेकिन मैं यहाँ पे 0 तो ले नहीं सकता। मतलब इस डब्बे को भरने की कितने तरीके मेरे पास, केवल 4 तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने 1 चूज कर लिया, 2 3 4, मतलब फिर से इस डब्बे को भरने के मेरे पास कितने तरीके बचे, 4 तरीके बचे। अब यहाँ पे मान लो अपन ने 0 ले लिया, तो यहाँ पे 2 3 4, इसको भरने के कितने तरीके, 3 तरीके, और इसको कितने भरने के तरीके कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 2 तरीके। तो टोटल अपने पास में कितने वेज हो जाएंगे, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 16 या 48 दोनों कितना आ जाएगा मेरे पास में, 96 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, समझ पाए। जब 0 आ जाए तो कंडीशन बदल जाती है, रिपीटेशन आए तो भी कंडीशन बदल जाती है, और नॉन रिपीटेशन आए तो भी कंडीशन बदल जाती है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या दिया है, 1 2 3 4 6 अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति है। एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, दूसरी कंडीशन क्या है, सम संख्या बनानी है, और कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की। तो 1 2 3 4। अब देखो सम संख्या बनाने का मतलब क्या है, सम संख्या का मतलब क्या होता है कि पीछे इवन डिजिट होनी चाहिए। इवन कौन सी, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी संख्या। हमारे पास में यहाँ पे इन डिजिट में देखो कौन कौन सी संख्या है इवन, केवल 2 4 6, मतलब पीछे 2 4 6, इन 3 डिजिट के अलावा मैं कोई भी संख्या नहीं ले सकता। मतलब इस वाले डब्बे को भरने के केवल कितने तरीके हैं, 3 तरीके। ठीक है, इस लास्ट वाले डब्बे को भरने के कितने तरीके, 3 तरीके, मैं 3 तरीके से इसे भर सकता हूँ। उसके बाद इन तीनों को कितने भी तरीके से भरा जा सकता है। टोटल कितने तरीके हमारे पास, 5 तरीके हैं, तो 5 तरीके से मैं इनको भर सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 कितना होगा, 375। 375 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इसको बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बताओ बनाओ, इतने कंडीशन बना रहा हूं। 1 2 3 4 आया। देखो इसमें भी सम संख्या ही बनानी है, लेकिन इसमें क्या है, इस बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब इस वाले डब्बे को भरने के तो कितने ही तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अब मेरे पास में टोटल 5 डिजिट थी, 5 में से एक डब्बा फिल हो गया, मतलब कितना बचा,
4, और इसको कितने तरीके से भरेंगे फिर 3, इसको कितने तरीके से भरेंगे 2, एक एक कम करते जाते हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फिर से कितना 3, तो 9 चौक 36 का डबल कितना आ जाएगा 72। 72 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आसान सवाल है, लेकिन कंडीशन जब वो देता है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि 4 से डिविजिबल, हालांकि एसएससी में नहीं पूछेगा क्योंकि लॉजिकल प्रश्न है, कैट वगैरह में आ जाता है, बैंकिंग के प्रश्नों में आता है। एसएससी में इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अभी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल ही नहीं दी उसने, प्रोबेबिलिटी के देता है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इतने नहीं देता। जितना अपन पढ़ रहे हैं उतना मोर देन सफिशिएंट है, ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि प्रोबेबिलिटी की अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर हो जाए यहाँ से, और उसके बाद अगर एक दो का कभी कभार आ जाए अपने पास में क्वेश्चन, तो वो भी कवर अपन कर लेंगे। ठीक है, चले आगे। चलो अगला सवाल क्या है, 0, 2, 3, 4, 6 अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यह बहुत अच्छा सवाल है, इसको बनाओ एक बार। एक, 2, 3 और 4। देखो लास्ट में मैं इस वाले डब्बे को भरने के कितने तरीके अपने पास में 0, 2, 4 और 6। इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ 4 तरीके से। फर्स्ट वाले डब्बे पे आते हैं, यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति है ना, यह ध्यान रखना। यहाँ पे फर्स्ट वाले डब्बे को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, ये भी 4 तरीके से, क्योंकि 0 तो मैं ले नहीं सकता, ये भी 4 तरीके से। बस इन दोनों को 5 तरीके से मैं भर सकता हूँ। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मतलब टोटल हमारे पास में कितना आंसर आ जाएगा 400। तो 400 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कंडीशन नहीं लगी, लेकिन अगला सवाल देखो इसी का भाई, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी उसने, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो अब कैसे करेंगे, देखो अब कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब देखो इसको मैं कैसे भर रहा था 0, 2, 4, 6। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिया और 0 में यहाँ पे ले नहीं सकता, 0 में यहाँ पे ले नहीं सकता। अगर यहाँ पे 2 लिया मैंने तो 0 को यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, कंडीशन थोड़ी गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 0 वाली कंडीशन अलग ही लेके चल रहा हूँ। जब रिपीटेशन होगा तो 0 वाली कंडीशन अलग ही लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 2, 4, 6 तीनों में से एक डिजिट ले लूँगा। तो यहाँ पे इस डब्बे को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे 3। और यहाँ पे अगर एक अपने डिजिट ले ली तो यहाँ पे मैं एक तो 0 नहीं ले सकता, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिया होता तो एक में 2 नहीं ले सकता। तो मैं यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ इस डब्बे को, केवल 3 तरीके से, 5 डिजिट में से। अब यहाँ पे मैं 2 डब्बे तो अपने पास में भरा गए, 5 में से 2 डिजिट यूज हो गए, कितनी और बची 3, और यहाँ पे कितनी बचेगी फिर 2। मतलब इस वाले डब्बे से हमारे पास में टोटल संख्या कितनी बन के आएगी, 3 दिया 9 दिया 27 दूना 54। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला कि एक तरीका ये है OR, ऐसे कर सकते हैं अपन कि मैं इस वाले डब्बे में केवल 0 को फिक्स करूं। क्या करूं, 0 को फिक्स, तो भी सम संख्या बन जाएगी। तो 2, 4, 6 रख लो, 0 रख लो। तो मैंने क्या कहा कि इस डब्बे में मैं 0 को रखूं, मतलब इसको भरने के कितने तरीके हो गए, एक तरीका। अब मेरे पास में कितनी संख्या बची, 4 संख्या और बची। तो इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से। मतलब टोटल वेज यहाँ पे कितने आए, 4 या 12 गुना 24, मतलब 54 संख्या यहाँ बनी, 24 संख्या यहाँ बनी, टोटल कितनी हो जाएगी 78। कितनी संख्या हो जाएंगी 78। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें क्या बनाना हो, सम संख्या बनाना हो और रिपीटेशन अलाउड ना हो और 0 दिया हो, तो 2 कंडीशन बनानी है, एक तो 0 को छोड़ के बाकी डिजिट के साथ और एक 0 के साथ। क्लियर, चले आगे। क्या बोला है, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 6 अंक ठीक 2 बार आता है। आसान सवाल है, बनाओ इसको, कैसे बनेगा। देखो 400 से 700 के बीच ठीक 2 बार। अब 400 से 700 के बीच में ठीक 2 बार, अब यहाँ पे 4 आ गया और मुझे 2 बार 6 लेना है, तो केवल एक ही संख्या बनेगी, कौन सी, 466। ठीक है, 5 में अब ये 2 अंक मुझे क्या लेना है, 500, 400 में देखो 400 का मतलब क्या हुआ, 4 उसके बाद 2 डिजिट कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, तो 466। ऐसे ही 500 में 2 डिजिट कुछ भी, मतलब 2 6 लेना है। ऐसे ही 600 में, तो 600 में 2 बार 6 कब कब आ सकता है, या तो मैं कहूँ एक बार 606, फिर 616, फिर 626, फिर 636, फिर 646, फिर 656, उसके बाद 660 से लेके ये कहाँ तक चलेगा मेरा
660, 671 और 669, ठीक है। 660 से 669 ये बना। उसके बाद कहाँ से बनेगा मेरे पास में 676, 686 और 696। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी मेरे पास में? 2 तो यही बन गई। उसके बाद में 3 ये बनी मेरे पास में, और 1 2 3 4 5 6 बनी। तो 6 3 9 और 2 11। और यहाँ पे कितनी बनेगी? 10 संख्या यहाँ बनेगी 660 से लेके 669 तक। टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 21 इस सवाल का उत्तर होगा। देखो 2 यहाँ बन रही है, 2 से 3 4 5 6 7 8 यहाँ बनी, 10 और 8 18 और 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 21 ऐसी संख्या बनेगी जिसमें एग्जैक्टली 400 से 700 में एग्जैक्टली 6 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है उन्होंने? 3000 और 4000 के बीच पढ़ने वाले 3 अंक 4 5 6 7 अंक 3 4 5 6 7 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती जो 5 से डिविजिबल हो? तो अपने यहाँ पे फिर से मुझे कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की बनानी है। 1 2 3 और 4 अंकों की, जो 5 से डिविजिबल हो। और 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? यूनिट में या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। 0 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब इस वाले बॉक्स में मैं क्या रख सकता हूँ? केवल 5। तो एक तरीके से बॉक्स को भर सकते हैं। और अनुमति हमारे पास में किसकी? रिपीटेशन की अनुमति नहीं है। मतलब अब मेरे पास में कितनी संख्या थी? 3 2 5 संख्याएं थी। अब 6 संख्याएं थी, तो 6 में से मैंने एक संख्या यहाँ ले ली। तो मेरे पास में इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके बचे? 5, इसको 4 और इसको 3। तो टोटल कितनी संख्या आ जाएगी? 5 × 4 × 3, 5 और 20 दिया, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 7। ठीक है, अभी मत सोचना कि 3000 से 4000 के पास पूछा है तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को लूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 3 पकड़ता हूँ तो यहाँ तो अगर सबसे छोटी संख्या भी ले रहा हूँ तो 3400 से तो बढ़ी जा रही है ना, तो 3000 से 4000 के बीच ही आएगी। नहीं, 3000 से 4000 के बीच लेना। ठीक है, 3000 से 4000 के बीच लेनी है, तो यहाँ पे तो 2 ही संख्या आ सकती है केवल। देखो यहाँ पे एक डिजिट आ सकती है, क्योंकि 5 से डिविजिबल है, और 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? मेरे पास में केवल मैं 5 ही लूंगा। और मेरे पास में 3000 से 4000 के बीच ले सकते हैं अपन, तो यहाँ पे या तो 3 आएगा, केवल 3 ही आ सकता है 3000 से 4000। अगर मैंने 4 भी लिया तो बड़ी हो जाएगी 4000 से। तो मेरे पास में यहाँ भी इस बॉक्स को भी मैं एक तरीके से भर सकता हूँ। तो मेरे पास में टोटल 6 संख्या थी, तो 6 में से 2 को मैंने यहाँ भर दिया। कितनी बची मेरे पास में? 4 यहाँ बची और 3 यहाँ बची। मतलब टोटल कितनी संख्या बना सकते हैं अपन? 4 3 12, 60 नहीं आएगा इसका, 12 आएगा। ठीक है, कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। उसने पहले ही कंडीशन लगा दी कि 3000 से 4000 के बीच संख्या होनी चाहिए, और अगर 3000 से 4000 के बीच है तो केवल हम यहाँ पे 3 ही ले सकते हैं, पहला डिजिट 3 ही ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। क्लियर है? आगे चलते हैं। अंक 3 5 6 7 8 का प्रयोग करके बिना दोहराव के 7000 से अधिक पूर्णांकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। कितनी संख्या बनाई जा सकती है प्रयोग करके बिना दोहराव के? 7000 से अधिक। अब 7000 से अधिक मतलब 4 अंकों की ही बनानी है, और 7000 से अधिक बनानी है मतलब इस वाले बॉक्स में मैं 7 या 8 दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। मतलब इस वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके? 2 तरीके। और बिना दोहराव मतलब पुनरावृत्ति यहाँ भी नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मेरे पास में टोटल डिजिट 5 थे, तो 5 में से एक यहाँ भरा गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 4। यहाँ पे कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे 2। मतलब टोटल डिजिट कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 2 × 4 × 3 × कितना? 2। तो 2 3 6 चौक 24 दूना कितना आ जाएगा मेरे पास में? 48 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे कुछ थ्योरम है, हालांकि ये अपन पढ़ के ही आ रहे हैं तो इनका इतना वो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। क्या बोला है? थ्योरम 1, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम विद ए रिपीटेशन इज n⁴n। इसका मतलब क्या है कि जैसे मुझे 1 2 3 और 4 अंकों की संख्या बनानी है, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो उसके कितने हमारे पास में परम्यूटेशन संभव होंगे? तो 4⁴ होंगे। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं, यहाँ भी 4 ले सकता हूँ, यहाँ भी 4 ले सकता हूँ, यहाँ भी कितना ले सकता हूँ मैं? 4 सब जगह रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे 4 × 4 × 4 मतलब 4⁴ तो इसका डायरेक्ट तरीका उन्होंने बता दिया कि n⁴n हो गई, मतलब 4⁴ हो जाएगी। आगे क्या बोला? द टोटल नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन इज n⁴। मतलब
अब यहाँ पे मुझे 4 अंकों की 4 संख्याएं बनानी है और मेरे पास में डिजिट कितने हैं, मेरे पास में 1 2 3 ठीक है, ठीक है, 4 अंकों की संख्या मेरे पास में 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर 4 अंकों की संख्या है और मुझे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे बनेगा, ये आगे कैसे जा रहा है यार, तो यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ बनाया मैंने 1 2 3 और 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो यहाँ पे मुझे 4 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 4। तो देखो पीछे जा रहा है 4 3 इंटू 2 इंटू 1, अभी फैक्टोरियल का मतलब मैंने क्या बताया था कि 4 से लेके 1 तक पीछे हमारे पास में संख्याओं का गुणा होता है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 4 फैक्टोरियल। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है और n संख्या है हमारे पास में, परम्यूटेशन n डिस्टिंक्ट नंबर, n डिफरेंट नंबर का हमारे पास में क्या बनेगा, जो परम्यूटेशन वो कैसे बनेगा, n फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। ये भी अपन पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन अपन ने पढ़ाई है। द टोटल नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन p एट अ टाइम विद रिपीटेशन n की पावर p, or the total numbers of permutation of r objects out of n distinct objects without repetition is n factorial upon n minus r factorial। जो r जो है 1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और n से r छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों को अभी अपन समझेंगे क्वेश्चन के साथ में, ये अभी अपन पढ़ के आए, ठीक है। आगे क्या दिया है, फॉर्मूला ऑफ NPR। अब यहाँ पे अपन दोनों फॉर्मूले समझेंगे, NPR और साथ में NCR भी। NPR और NCR मतलब क्या होता है, यहाँ पे P का मतलब परम्यूटेशन है और C का मतलब कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कब कब परम्यूटेशन लगेगा कब कॉम्बिनेशन लगेगा वो अपन समझेंगे। अब NPR का मतलब क्या होता है, NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, सीधा सा फॉर्मूला NPR का। और जो NCR का फॉर्मूला होता है वो होता है NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा आपको ये लिखा हो 10p2, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे कैसे होगा, 10 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा मेरे पास में, 10p2 था बराबर 10 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब टोटल कितना बन गया। अब देखो 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, मैंने बताया था, इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10p2 का मान कितना है मेरे पास में 10 इंटू 9। तो जब भी ऐसी संख्या दी हो आपको 10p2 करके, तो कुछ नहीं करना, 10 को जैसे यहाँ पे 2 था तो 10 के पीछे की संख्या लिख दो, कितनी, जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं 10 एक संख्या हो गई, एक और संख्या तक जाऊंगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 9। जैसे मैंने कहा मेरे पास में लिखा कहीं पे 7p3, क्या लिखा 7p3, तो 7 को मैं 3 अंक तक पीछे ले जाऊंगा, जैसे 7 इंटू 6 इंटू 5। कहीं पे मेरे पास में 11c4 लिखा है, p4 11p4 लिखा है, तो क्या करूंगा मैं 11 को 4 डिजिट पीछे ले जाऊंगा। ये बात आई समझ में। फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना। अप्लाई में डायरेक्ट ये याद रखना है, अगर P लिखा है तो डायरेक्ट जितना P के नीचे नंबर लिखा होगा उतने डिजिट तक हम उसे पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पे NCR का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, जैसे मैंने लिखा 10c2, तो ये कितना होगा मेरे पास में 10 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल, मतलब 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, साथ में कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। तो 10 को अपन क्या लिख सकते थे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बटे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल से फिर से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 10 इंटू 9 बटे 2 फैक्टोरियल। मतलब NCR को लिखने का शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा मेरे पास में, कि जो यहाँ पे n की वैल्यू है उसको जो यहाँ c के नीचे वैल्यू लिखी है उसको उतनी बार पीछे ले जाना है, और साथ में जो ये r की वैल्यू है उसका फैक्टोरियल बना देंगे। जैसे मैंने कहा 5c3, क्या कहा मैंने 5c3, तो 5 को कितनी बार रिपीट करना है पीछे तक, 3 बार, तो 5 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 बटे कितना 3 फैक्टोरियल। इसे मैंने कहा 6c4, तो इसको कैसे लिखेंगे
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बटे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया NPR और NCR का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन अभी यूज करेंगे और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला यूज होता है NCR वाला, प्रोबेबिलिटी में, तो याद रखना है आपको। आगे देखो, 5 लड़कों और 5 लड़कियों की एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लड़के एक साथ हैं। ठीक है, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स है मेरे पास में, और सभी लड़के एक साथ हैं। ठीक है, अब मेरे पास में 5 बॉयज है, मतलब B1 B2 B3 B4 और B5, इन सबको मुझे एक साथ रखना है। अब गर्ल्स को कहीं भी बिठा दो, G1 से लेके G5 तक। ठीक है, अब इन सबको एक साथ बिठा दो और G5 इनको भी एक साथ बिठा दो, मतलब ये तो एक ही हो गया। ये पोटली में मैंने बंद कर दिया, लड़कों को एक साथ बिठाना, मतलब मैं इस G1 और G2 के बीच में इस पोटली को रख सकता हूँ, उसके बाद G3 G4 G5 आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, G1 G2 को ऐसे रहने दो, इस वाली पोटली को यहाँ रख सकते हैं, उसके बाद G3 G4, मतलब इस वाली चीज को मैं इस G1 G5 के बीच में कहीं भी अरेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मतलब ये टोटल मिला के कितनी चीज हो गई, 5 है, 5 और 1 6, मतलब इन तीनों को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। और साथ में इस पोटली के अंदर भी तो 5 लड़कों को अरेंज कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब इनको भी 5 लड़कों को भी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब सभी लड़के एक साथ है तो उनका जो होगा हमारे पास में सिचुएशन बनेगी, कैसे बनेगी, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इतने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। सभी लड़के एक साथ है और सभी लड़कियां भी क्या है, एक साथ। अब सभी लड़कियों को भी एक साथ रखना है अपने को। सभी लड़कियां B1 से लेके B5 तक है, इनको भी एक साथ रखना है, और G1 से लेके G5 इनको भी एक साथ रखना है। अब देखो, इसको मैं कितने तरीके से, इस वाली पोटली में जो लड़के हैं इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से, और इनको भी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से। ये तो अंदर ही अंदर की बात हो गई। उसके बाद यह देखो, ये 2 पोटलियां हैं मान लो, इनको मैंने बंद कर दिया, ये बाहर नहीं खुलेंगी, इनको भी तो मैं 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, मतलब यहाँ इसको बिठा सकता हूँ, यहाँ इसको बिठा सकता हूँ, मतलब टोटल हमारे पास में तरीके कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसका आंसर आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आया था जब सभी लड़के साथ हैं, इसका आंसर आया मेरे पास में 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आगे देखो, नंबर 2 लड़के एक साथ हो, नंबर नहीं होगा, ये 9 है, कोई भी 2 लड़के एक साथ ना हो, 2 लड़के एक साथ ना हो। ठीक है, 2 लड़के एक साथ ना होने का मतलब क्या है, कोई भी लड़का एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो पहले इस वाली कंडीशन में हमेशा ये बात याद रखो करो, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कि पहले गर्ल्स को बिठा दो, तो G1 G2 G3 G4 और G5 इनको बिठा दिया। अब लड़कों के बैठने की कितनी प्लेस बची है, 1 2 3 4 5 6। अब लड़कियों को भी मैं 5 तरीके से बिठा सकता हूँ, तो लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके, 5 तरीके, 5 फैक्टोरियल इंटू मेरे पास में लड़कों के बैठने के कितने तरीके हैं, 6P5। तो इस सवाल का उत्तर ये बनेगा। उसके बाद आगे देखो, लड़के और लड़कियां बारी बारी से बैठे, लड़के और लड़कियां बारी बारी से बैठे, बारी बारी से मतलब क्या होगा, अल्टरनेट होगा। इसका मतलब क्या होगा मेरे पास में, अल्टरनेट, इनको अल्टरनेट बिठाना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप ट्राई करो और कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, ये तीनों तरीके से ही बनेगा, ऐसे इनको अल्टरनेट बिठाना है बस। अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अगली थ्योरम है, इसके ऊपर सवाल देखो, मनीष शब्द के अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो कहना क्या जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा A B और C, इन तीनों को मुझे अरेंज करना है, इनका परम्यूटेशन बताना। तो इनको बताने का तरीका क्या होगा मेरे पास में, डायरेक्ट अपन बता सकते हैं कि NP-R होगा, NP-R होगा। या फिर फैक्टोरियल में बताऊं तो मेरे पास में कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूं मैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं तीनों को। जैसे ABC, तो मैं पहले C को लिखूं ACB, ABC लिखा ACB, फिर B को मैं आगे ले आऊं
तो बी ए सी, फिर उसके बाद बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, सी बी ए, तो 3 2 5 और 1 6 तरीके। 3 फैक्टोरियल का मतलब भी कितना होगा मेरे पास में 3 × 2 × 1, 3 2 6 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर को मेरे पास में अरेंज करने का तरीका कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे रिपीटेशन ना हो, अगर रिपीटेशन हुआ है जैसे मैंने कहा ए बी, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे मेरे पास में 3 फैक्टोरियल। उसके बाद में 3 फैक्टोरियल कब आया, जब मेरे पास में रिपीटेशन ना होता। लेकिन ए और ए का तो रिपीटेशन हुआ है, तो किसका रिपीटेशन हुआ ए का, कितनी बार 2 बार, तो उसका हम भाग लगा देंगे, 2 फैक्टोरियल से भाग लगा दो। यही सवाल का उत्तर होगा। अब यहाँ देखो, इसमें देखो मनीष शब्द के अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मनीष शब्द में देखो टोटल कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं 6, मतलब मनीष को अपन कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल से। कोई शब्द रिपीट हुआ है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, मतलब 6 फैक्टोरियल इस सवाल का उत्तर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 720। ठीक है, अगला सवाल देखो, र्यूमर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। र्यूमर में देखो कितने अक्षर है 6, तो इसका आंसर 6 फैक्टोरियल बनेगा। लेकिन 6 फैक्टोरियल कब बनता है, जब कोई भी रिपीट नहीं होता। अब रिपीट क्या क्या हुआ उसमें, एक तो आर हुआ है, कितनी बार हुआ है आर हुआ है मेरे पास में 2 फैक्टोरियल बार। यू कितनी बार, यू भी हुआ है मेरे पास में फिर से 2 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बटे में कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 × 1 × 2 × 1। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 6 × 5 = 30, या 90 दूनी 180। 180 सवाल का उत्तर होगा। चले आगे, अगला सवाल क्या है, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों के क्रमचयों की संख्या। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लोगे। HW कर देता हूं इसको। ठीक है, इस सवाल को देखो, सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। अब इसमें क्या बोला उसने, स्वर एक साथ आना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर है, मैं यहां लिख देता हूं इसको सॉफ्टवेयर। अब स्वर एक साथ आना चाहिए, बाकी अक्षर कैसे भी आए कोई मतलब नहीं है। स्वर कौन कौन से मेरे पास में, ए आई ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं हमारे पास में। यहाँ पे कौन कौन से, ओ है, ए है, ई है, 3 है, ओ ए ई। इनको अपन ने एक साथ अरेंज करना है, इसलिए एक पोटली में बंद कर दिया। बाकी क्या क्या बचा, एस एफ टी डब्ल्यू और आर, कितने अक्षर बचे 5 और साथ में एक पोटली। इनको अरेंज करने के कितने तरीके हुए 6 फैक्टोरियल। इस टोटल को अरेंज करने के कितने तरीके हुए 6 फैक्टोरियल। लेकिन इस पोटली में भी इन तीनों को भी तो अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से 3 फैक्टोरियल तरीके से। उसके बाद कुछ रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन इसमें कुछ दिख रहा है, रिपीटेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर ही क्या बनेगा मेरे पास में 720 × 6, तो आंसर आ जाएगा 6 दूना 12 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, मतलब 4320 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चले आगे। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि कोई भी 2 व्यंजन एक साथ ना आए। तो कोई जब ऐसी कंडीशन आए कि एक साथ ना आए, तो वो तरीका निकाल लो जब वो एक साथ आ रहे हों, और उसमें से टोटल जो टोटल अपने पास में परमुटेशन बन रहे हैं, टोटल क्रमचय उनके बन रहे हैं, उसमें से घटा देंगे। तो देखो इक्वेशन है, तो टोटल व्यंजन एक साथ कब आ सकते हैं, कौन कौन से व्यंजन है अपने पास में, Q है, U है, उसके बाद T है और N है, 4 हो गए। सॉरी, U कहाँ से आ जाएगा, एक तो Q आएगा, उसके बाद T आएगा, उसके बाद N आएगा। क्या क्या बचा, E बचा, U बचा, A बचा, उसके बाद I बचा और O बचा। 3 2 5 और 1 6, तो इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता था, 6 तरीके से अरेंज कर सकता, 6 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हुआ है, बिल्कुल हुआ तो है, क्या क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ION QF। ठीक है, इनको मैं 6 फैक्टोरियल मतलब 720 तरीके से अरेंज कर सकता था। लेकिन उसने क्या बोला है कि कोई भी व्यंजन एक साथ ना आए। तो यहाँ पे देखो 3 3 6 और 2 8, इसको मैं 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता था अगर कोई कंडीशन ना दी होती। अब उसने क्या पूछ लिया मेरे पास में कि सभी व्यंजन एक साथ ना आए, तो सभी व्यंजन एक साथ कब आ सकते हैं 720 बार, और टोटल इसका परम्यूटेशन कितना बनेगा क्रमचय 8 फैक्टोरियल मतलब
40,320। अब 40,320 में से एक घटा देंगे तो 20 जाएगा, 0 बचा। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 6, और ये 39,600। तो 39,600 ऐसे परमुटेशन आएंगे जब दो व्यंजन एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, डॉटर शब्द के अक्षरों से बनाई जा सकने वाली विभिन्न 8 अक्षर व्यवस्थाओं की संख्याएं ज्ञात कीजिए जब सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ ना हो। अभी जो किया है सेम वैसे ही सवाल है, एक बार इसको ट्राई करना। सर्कुलर परम्यूटेशन। अब सर्कुलर परम्यूटेशन एक अलग कंसेप्ट है, इसको कैसे देखेंगे? देखो, जैसे मैंने कहा एक सर्कल है, सर्कल में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 या फिर कम लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैंने कहा A B C D, 1 2 3 4, इनको बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे A बैठ सकता है, अगर यहाँ पे A बिठा दिया तो अपन ने या तो यहाँ B बिठाऊंगा, C बिठा दूंगा, या फिर D बिठा दूंगा। यहाँ पर B C या D बिठा देंगे, और यहाँ पे भी B C या फिर D बिठा देंगे। नहीं, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति बिठ जाएगा तो फिर यहाँ तो C और D बचेगा ना केवल, तो यहाँ पे क्या बिठा सकते हैं अपन C और D, और यहाँ पर केवल D, फिर एक तरीका आ जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मुझे एक व्यक्ति को बिठाना ही पड़ेगा, सर्कुलर अरेंजमेंट में एक व्यक्ति की जगह फिक्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने भी व्यक्ति होंगे, जैसे n व्यक्ति है, और सर्कुलर अरेंजमेंट में इनके बैठने का तरीका क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इस सवाल का उत्तर बनेगा जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट हो। जैसे मैंने क्या कहा कि एक डिनर पार्टी में 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक गोल मेज पर बैठते हैं, वे कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? तो टोटल कितने व्यक्ति है? 10। तो 10 में से 1 माइनस कर दो और साथ में फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। आगे देखो, 12 विभिन्न मोतियों से एक हार बनाने के लिए कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? अब देखो, हार भी कैसा होता है? एक तरीके से गोल जैसे ही होता है कि नहीं होता है? ऐसे बनता है, या माला भी ऐसे ही बन सकती है। तो जब भी माला आए या फिर मेरे पास में क्या है, फूल आए, ऐसी भी कोई भी चीज़ जो व्यक्तियों से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो गोल जैसी चीज़ों में हम उसको पिरो के रख रहे हैं, जैसे माला बना रहे हैं या फिर मोतियों वाले हार बना रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एक कंडीशन तो वही लगेगी सर्कुलर वाली कि 12-1 फैक्टोरियल तरीके से उनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्या होगा? 2 से डिवाइड भी होगा। क्यों होगा 2 से डिवाइड? जैसे अपन जब सर्कल में लोगों को बिठा रहे हैं तो इनको पलट नहीं सकते, ऐसे पलट सकते हैं क्या? लेकिन माला को पलट सकते हैं। देखो, ऐसी माला है तो अगर ऐसी पहनी है तो अगर आप इसे देख रहे हो तो आपको ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे दिख रही है, लेकिन सामने वाले ने जब पहनी होगी तो उसको कैसे दिख रही होगी? इसको उल्टी, जस्ट अपोजिट दिख रही होगी। मतलब वो जो एक मोती है, एक फूल है, वो 2 बार काउंट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड लगा देते हैं इसका। तो इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा मेरे पास में? 11 फैक्टोरियल बटे 2। ठीक है, तो जब भी माला है या फिर कुछ भी ऐसे माला जैसी कुछ भी चीज़ आए जो लोगों से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हमेशा 2 से डिवाइड लगाना। आगे देखो, 5 लड़कों और 5 लड़कियों को एक व्रत में कितने तरीकों से बैठा व्यवस्थित कर सकते हैं कि सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे, सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे? तो वो तरीका निकाल लो जब लड़कियां एक साथ बैठ सकती है। तो एक साथ बैठ सकती है मतलब क्या, कैसे बिठा सकते हैं अपन इनको? तो पहले तो लड़कों को बिठा दो। लड़कों को बिठाने का तरीका कितना है? जैसे मैंने एक पोटली में बंद कर दिया 5 लड़कियों को, G1 G2 G3 G4 और G5, और 5 लड़के हैं B1 B2 B3 B4 और B5, यही होगा। मतलब ये पोटली और साथ में 5 लड़के, इनको मैं कितने तरीके से बैठा सकता हूँ? 5 तरीके से। टोटल कितने बनेंगे? 5 और 1 6 लोग बनेंगे। मतलब n-1 वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, कितना? 5 फैक्टोरियल। और इन लड़कियों को भी तो अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से? 5 तरीके से, 5 फैक्टोरियल। अब ये मत कहना कि तो 5 है तो 4 फैक्टोरियल बनेगा। एक बार अपन ने लड़कों में से किसी एक को बैठा दिया, लड़कियों में से किसी एक को बैठा दिया, तो उसके बाद तो अरेंजमेंट होना शुरू हो गई है। उसके बाद लड़कियों में मैं फेरबदल कर रहा हूँ, मतलब इनको भी मैं कितने तरीके से बैठा सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये तो वो तरीका हो गया जब मैं लड़कियों को एक साथ बैठा सकता हूँ, एक साथ बिठा सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या पूछा? एक साथ नहीं बैठना है, तो टोटल में से घटा देंगे। टोटल इनको अरेंज करने का कितना है? टोटल लोग कितने हैं? 10 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 फैक्टोरियल। मतलब हमारे पास में एक साथ नहीं बैठने का जो कमचा होगा वो कितना होगा?
5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कौन सा आंसर होगा? ए। ठीक है, आगे देखो मिसलेनियस पॉइंट है भाई कुछ, ये देख लो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज NC2। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने ये 3 पॉइंट बनाए, तो एक ही रेखा में इनसे मैं मैक्सिमम कितनी रेखा खींच सकता हूँ? एक रेखा खींच सकता हूँ, तो इनको बोलेंगे कोलिनियर, संरेखीय। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, तो नॉन कोलिनियर हो गए, मतलब संरेखीय नहीं है, असंरेखीय है। तो जो असंरेखीय है उनसे मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ मैक्सिमम? NC2। जैसे 4 पॉइंट है तो मैं एक रेखा यहाँ खींच सकता हूँ, एक यहाँ बना 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 सकता हूँ। तो टोटल कितने थे? 4 थे। इनसे रेखाएं खींचनी, तो रेखा कितनी बनेगी? 4C2 बनेगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब उसने क्या बोला है, इसको हटा दो। उसने बोला है कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है और कुछ पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो मैंने कहा मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, और ये 7 8। अब टोटल मेरे पास में 8 पॉइंट है, ठीक है। 8 पॉइंट में से ये 3 पॉइंट मेरे पास में कौन से हो गए? कोलिनियर हो गए। और टोटल जो मेरे पास में 5 पॉइंट कैसे हैं? नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ से कितनी अपन रेखाएं मैक्सिमम खींच सकते हैं? तो टोटल कितने पॉइंट हो रहे हैं मेरे पास में? 8। तो 8C2 और माइनस करेंगे कोलिनियर वाले। कोलिनियर कौन से थे? ये वाले। तो -3C2 और +1। अब +1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन 3 पॉइंट से एक रेखा तो बनेगी, एक रेखा तो बनेगी नहीं बनेगी? तो टोटल में एक जोड़ दूंगा। टोटल पॉइंट कितने थे? 8। 8 में से टोटल जो रेखाएं बन सकती थी वो निकाल ली मैंने, और इन तीनों पॉइंट से जो बनने वाली रेखा है 3C2 उसको माइनस कर दिया और +1 कर दिया, ठीक है। जब कोलिनियर प्लस नॉन कोलिनियर एक साथ आ जाए। उसके बाद आगे देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज NC3। जैसे एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ बना, तो इन तीनों पॉइंट से अपन कितने बना सकते हैं? 3C3। या फिर 4 पॉइंट लिए मैंने, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 ले लिए, तो यहाँ से अपन कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? 5C3, ठीक। आगे देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच आर पॉइंट्स आर कोलिनियर इज NC3 माइनस RC3। सेम वाली सिचुएशन जो अभी अपन ने यहाँ पे बनाई थी। जैसे कुछ पॉइंट्स 1 2 3 मैंने कोलिनियर बना दिए और बाकी के नॉन कोलिनियर बना दी, ठीक है। अब टोटल पॉइंट कितने हो रहे हैं मेरे पास में? 3 3 6 3 3 3 6 3 9। तो यहाँ से कितना बनेगा? 9C3 माइनस का कितना हो जाएगा? 3C3। जो कोलिनियर थे उनको हटा दिया। ये कोलिनियर नहीं भाई, यहाँ पे ये से बन रहा है। आगे क्या बोला है उन्होंने? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म्ड बाय ड्रॉइंग n लाइंस इज NC2। और उसके बाद द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म्ड बाय ड्रॉइंग n सर्कल्स इज 2NC2, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? तो पॉइंट से इनको आपको याद रखना है। आगे देखो, एक वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर कितनी जीवाएं जा सकती है? 21 बिंदु। अभी क्या बताया था अपन ने? अभी बताया था 21C2 ऐसे बन रही है ना। अब 21 पॉइंट यहाँ पे जो कि कोलिनियर नहीं होंगे, कोलिनियर। अब यहाँ से ऐसे जीवाएं बनानी है। जीवाएं का मतलब क्या होगा? ऐसे बनाना है, उसको बिंदुओं को मिलाना है। तो 21C2, तो 21C2 का मतलब क्या बताया था मैंने? 21 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास में? 20/2 इंटू 1। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 210। अभी बताया था NCR वाला फॉर्मूला, वही यूज करना है इसमें। आगे देखो, ABCD एक वर्ग है, बना लिया ABCD एक वर्ग। A B C और क्या होगा? D। BC और DA में से प्रत्येक पर 2 अलग अलग बिंदु चुने गए। BC और DA पर 2 अलग अलग बिंदु चुने गए। इन 6 बिंदुओं में से, अच्छा ABCD प्रत्येक, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इन 6 बिंदुओं में से किसी भी 3 बिंदुओं को शीर्ष मानकर कितने अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो क्या बताया था इसका तरीका? 6C3। यहाँ पे कोई भी जो बिंदु है वो क्या है? कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। तो 6 3 हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू कितना होगा मेरे पास में? 1। 3 दूना 6 से 6 कट जाएगा, 5 चौक 20। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। CSET 2023 का क्वेश्चन था। चले आगे।
11 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, केवल बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो इसका भी आंसर कितना होगा? 11 C3 11 इंटू 10 इंटू 9 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये 2 पंजे 10, 5 तिया 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 165। ये CHSL का सवाल है, 2019 में पूछा था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी है? देखो अभी अपन ने जो परमुटेशन पढ़ा है उसमें क्या कर रहे थे अपन? सिलेक्शन और साथ ही साथ ऑर्डर भी अपने पास में मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होगा? केवल हमें सिलेक्शन करना है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, केवल सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन सबसे आसान चीज़ है। देखो इसके कुछ सवाल है, ओपन देखते हैं। जैसे 5 पुरुष और 7 महिलाओं के समूह में से हम कितने तरीकों से 3 पुरुष और 4 महिलाओं का सिलेक्शन कर सकते हैं? अब और लगाएं, मतलब गुणा वाली सेंस तो आ रही है, शुरू में बताया था आपको। तो 5 पुरुष कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 3 5C3 इंटू 7C4, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 बटे 3 इंटू 2 इंटू कितना होगा मेरे पास में? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1। तो 2 से 2 बार और 3 तिया 3 एकम 3, तो 5 दूना है, यहाँ पे कितना बना? 10 बना। यहाँ पे देखो 4 से 4 गया, 3 दूना 6 से 6 गया, 7 पंजे कितना हो जाएगा मेरे पास में? 35। 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 350। मतलब कितने तरीके से कर सकते हैं अपन चयन? 350 तरीके से चयन कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये थी अपनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।